जो ललाट पे अलॉट होगा वही सर ये मिलता वो है। अनूप सर का ही डायलॉग है जो मेरे को मोटिवेशन देते थे। मैं आपको एक व्यक्ति से, एक लड़के से मिलवाने जा रहा हूँ। ये भाई साहब हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जूनियर हैं। ये यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं इस बार। तो तुमने मतलब ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का कितना योगदान मानते हो इसको? कि ऐसा लगा खुद को कि भाई मैं तो कुएं का मेढक था, ये समुद्र में आया हूँ, कहीं खा न लिया जाऊँ मैं। तो यहाँ दिल्ली आते ही मेरा एक दोस्त था, तो उसके एक परिचित थे, वो प्री निकाल के मेंस जो है देने जा रहे थे, और मैं उनको ऐसे देखा कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। प्री निकाल लिया भाई, यूपीएससी का प्री निकाला है। तो अब गांव वाले कह रहे हैं वो जो बजरंग बली के लिए पेड़ा लेके आए थे ना गुरु, काम करके आए वो। 17 पहाड़ा सुनाओ। 17 कम 17 17 दूनी 34। मैं आपको एक व्यक्ति से, एक लड़के से मिलवाने जा रहा हूँ। ये भाई साहब हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जूनियर हैं, और ये हमारे इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो हो चुका है वहीं के रहने वाले हैं। और इनका एक परिचय में इनके एक पैबंद जुड़ गया है कि ये यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं इस बार। और चूंकि ये मिलने आए थे, हमें लगा कि भाई चलो इसी बहाने एक छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको हेल्प मिल जाएगी और इनकी भी कहानी जान लेंगे। प्रखर कौन सी रैंक आई भाई? सर मेरी 787 रैंक आई है इस बार। और ये हमारे इलाहाबाद की एक तासीर रही थी कि यहाँ एक ज़माने में यहाँ से बहुत आईएएस आईपीएस निकलते थे, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे निकलते थे। एक बार मैंने देखा कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ने ट्वीट किया था, तो उस पर बताया कि इतने इतने लड़कों का सेलेक्ट हुआ है कॉलेज या इतने वहाँ से पढ़े हुए। तो अनिल स्वरूप हैं, 1982 बैच के आईएएस हैं, उन्होंने उसको रिट्वीट करके लिखा, और उस पर एक हॉस्टल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एएन झा हॉस्टल है, उससे ज़्यादा लड़के उस हॉस्टल से सेलेक्ट हुए थे उस ज़माने में। और वो बात की बात है कि वो ज़माना अलग था, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते थे यूपीएससी में। ये लंबे टाइम बाद तक कोई हुआ क्या प्रकार? सर अभी धीरे धीरे सिलेक्शन रेशियो बढ़ रहा है। बेसिकली होता क्या है ना सर, जब जैसे उस टाइम पे तैयारी में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे थे, लेकिन एक ऐसा दौर आया कि जिसमें लोग धीरे धीरे कम होते गए। जब मैंने तैयारी शुरू की 2022 के बाद, कॉलेज के बाद मैंने सोचा, तो 2022 में मुझे भी यही पता चला कि भाई दिल्ली चलो, इलाहाबाद से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं दिल्ली आया। उधर उस टाइम पे वहाँ पे प्री में भी किसी का नहीं हो रहा था। तो यहाँ दिल्ली आते ही मेरा एक दोस्त था, तो उसके एक परिचित थे, वो प्री निकाल के मेंस जो है देने जा रहे थे, और मैं उनको ऐसे देखा कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। प्री निकाल लिया भाई, यूपीएससी का प्री निकाला है। और उसके बाद मतलब ऐसा लगा, फिर मैं यहाँ दिल्ली में 2 दिन रहा। मुझे लगा भाई दिल्ली से तो नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, यहाँ पे इतना घुटन जैसा माहौल है, छोटे छोटे कमरे, मतलब ऐसा कमरा कि शुरू होते ही खत्म, और कोई गैलरी नहीं, कुछ विंडो विंडो कुछ नहीं। और फिर ऐसा लगता था कि भाई यहाँ तो मैं सोता ही रह जाऊंगा। फिर राजेंद्र नगर में सड़कों पे गया, लड़के ऐसी बातें इंग्लिश में, ऐसा मतलब इंग्लिश छाट रहे हैं कि ऐसा लगा खुद को कि भाई मैं तो कुएं का मेढक था, ये समुद्र में आया हूँ, कहीं खा न लिया जाऊँ मैं। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि 2 दिन में कि भाई यहाँ नहीं रहना है, जाना है प्रयागराज, और वहीं से करना है चाहे जो हो जाए। फिर मेरा एक दोस्त था, तो वो नहीं कन्विंस हो रहा था, आयुष नाम है उसका, वो भी तैयारी कर रहा है। तो वो बोला नहीं नहीं दिल्ली, अरे यार ऐसे कैसे, प्रयागराज जो है कहाँ सिलेक्शन होगा, और बातें चल रही थी। मैं बोला भाई अभी चल, 3 महीने बाद तुम आ जाना, और फिर देखेंगे कि क्या करना है। अभी 3 महीने चलते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं खुद से। उसके बाद उसके पिताजी कह रहे थे भाई बैक टू पवेलियन हो गए तुम लोग, तो बैक टू पवेलियन नहीं हुए थे। फिर जाके जो है मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले ली वहीं प्रयागराज में। फिर अपने यहाँ पे लाइब्रेरी कल्चर अब आ गया है। कहाँ से पढ़ी ऑनलाइन कोचिंग? ऑनलाइन कोचिंग सर मैं PW ओनली आईएएस से फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था, और उसमें भी एक कहानी रही है कि उस टाइम मतलब अभी ऑनलाइन कोचिंगें बहुत सस्ती हो गई हैं, पर उस टाइम मतलब और कोचिंगों के कोर्सेज 1.5 लाख में थे ऑनलाइन, तो बहुत ही महंगे थे। और फिर उस टाइम रिस्क भी था, जैसे उस टाइम तक ऐसा था कि ऑफलाइन सफलता ज़्यादा मिलती है, तो ऑनलाइन में ये लगता था ना पैसे कैसे फंसाए जाएं, कि ज़्यादा पैसा फंसा दिया और नहीं। तो मेरे पिताजी तो बहुत खिलाफ थे कि नहीं ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेनी, ऑफलाइन जाओ, क्लास में बच्चों के बीच बैठोगे तो बढ़िया पढ़ाई करोगे। तो मेरे बाबा जो थे, वो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो गई 2023 में, बहुत सपोर्टिव थे, कहे यार इनको छोड़ो, तुम मुझसे लो पैसा और जाओ कोचिंग में एडमिशन लो। और मैं मतलब निकला है एग्जाम, तो लगा कि बाबा का पैसा जो है तर गया है, एकदम तर गया है। बाबा क्या करते तुम्हारे? बाबा मेरे रिटायर्ड प्राइमरी के टीचर थे, और उनका जो मेरा बेसिक एजुकेशन है बहुत ही योगदान था। मतलब मुझे पेट पे लिटा के एकदम बढ़िया ABCD आ से गया तक 20 का पहाड़ा तो मुझे शायद 3-4 साल की उम्र में याद था। तो अभी मैं जब जाता हूँ तो 7th 8th के बच्चे 17 पहाड़ा सुनाओ। 17 कम 17 17 दूनी 34। और पापा क्या करते हैं? पापा सर मेरे शिक्षक ही हैं, वो भी अपने तो दौर हिंदी में। मीडियम से पढ़ाई की? नहीं सर, मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। मेरे पापा हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं, तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। अच्छा। बाकी मेरा पूरा GS इंग्लिश में है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ा? BSc साइंस किया है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से।
और कौन से 19 से 22 के बैच में था, मैं 22 में पास आउट हूँ सर। तो ये बताओ यार, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सुने बकैती उकैती बहुत बढ़ गई, तुम कहाँ पढ़ने उड़ने में एकदम तुम्हारा मन लग गया? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में सर सब कुछ चलता रहता है। इलाहाबादी जो लोग होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, आप भी वहीं से हो, कला में निपुण रहते हैं कि जिस काम में भिड़ा दोगे करके ही लौटेंगे, चाहे पढ़ाई करवा लो चाहे बकैती करवा लो। और मैं खुद जो है मतलब कटरा में अभी जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी प्लेजर स्कूटी है लाल कलर की, तो मैं लाल स्कूटी वाला मालिक के नाम से फेमस हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा टैग दिया था। तो उसमें जो है मैं जाता था अपने दोस्तों के साथ, कटरा घूमता था। कभी वो शुक्ला जी की चाय है वहाँ पे यूनिवर्सिटी के सामने, साइंस फैकल्टी के सामने मिलती है। एक मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं राहुल मोमोज, बहुत बढ़िया चटनी मिलती है SSL के सामने, आप कभी आइएगा तो ज़रूर खिलाऊंगा मैं आपको। तो वही दोस्तों के साथ कभी वहाँ, कभी लक्ष्मी चौराहा, कभी वो लक्ष्मी चौराहा पे मैं तो लक्ष्मी चौराहा जब भी जाता हूँ जरूर जाता हूँ। लक्ष्मी चौराहा वो कैंपस जो है ना, उसके लक्ष्मी अंदर कंपाउंड में जा करके वहाँ पे जो है एक भैया, उनकी दुकान, हम लोग उनको भैया ही बोलते हैं, हींग समोसे वाले, हींग समोसे जस्ट हाँ, सामने उनके यहाँ कॉफी बहुत, वो फ्रेश लेमन सोडा और जो मिल्क है बादाम, मिल्क बादाम, और वो सर जो वो होती है बंद मक्खन, उसमें बढ़िया प्याज व्याज काट के, वो बहुत शानदार एकदम। अरे इतना यादें हैं ना वहाँ जुड़ी हुई। जब अभी भी जब जाता हूँ प्रयाग तो एक आध चक्कर जरूर लगता है वहाँ जाकर के बैठ के कॉफी पीना, मिल्क बादाम और हींग वाला समोसा जो प्रयाग के होंगे जो, या फिर प्रयाग में जो रहा है उसको पता है, हींग वाला समोसा जो पहले बुजुर्ग थे, बाबा थे, वो देते थे, अब तो शायद वो नहीं रहे। तो वहाँ तो एक अलग मंडली बैठती थी, हम लोग बैठ जाते थे। एक बार तो पता लगा जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे 2011 की बात है, तो हम उस समय 2-2 हज़ार का बिल बना के बैठते हो जाते थे, तब देर तक बैठते। सोचो कितनी बड़ी लोग बैठते होंगे तब, जबकि समोसा कितना सस्ता मिलता था तब। तो इलाहाबाद तो यार तासीर अलग है ही, उसका तो एक मजा है। और मतलब बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, हम प्रयागराज को इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज को इलाहाबाद क्यों बोले, लेकिन हम लोग बचपन से रहे तो वो छूट नहीं रहा है ना। क्योंकि वाराणसी को बनारस से वाराणसी हुए 60 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग बनारस ही बोलते हैं। इलाहाबाद से सारी बस बनारस जाती है, वाराणसी कहने में कंडक्टर की जुबान लटपटा जाएगी। तो तुमने मतलब ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का कितना योगदान मानते हो इसमें? यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी योगदान रहा है। मतलब एक तो ये कि जो परंपरा होती है, विरासत सहितते हैं हम। मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी थी ग्रेजुएशन में, तो पापा बोले अगर IAS बनना है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ो, क्योंकि मतलब ऐसा वो था। और एक अंदर वो भी था कि भाई यूनिवर्सिटी से निकालना है, और जब वो अंदर वो जय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो एक अलग अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा को सजोने में मुझे भी कामयाबी मिली है, तो इसका बहुत खुश है। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार है, शायद फेसबुक पे आप भी कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। और इसके अलावा एक सीनियर का जो टच है वो बहुत बढ़िया है। मेरे कुछ सीनियर हैं, एक सीनियर हैं, नाम लूंगा उनका, BSF में डिप्टी कमांडेंट है, अनूप सर, उनका बहुत योगदान रहा है मतलब पूरा जर्नी शेप करने में। मतलब शायद मंगलवार को मेरे लिए दुआएं हमेशा करते हैं वो। तो ऐसा रहा है सर। तो हमारे यहाँ सीनियर जूनियर का कल्चर भी बहुत अलग तरीके का है, और इसको बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि यार ये कैसी व्यवस्था है, सामंतवादी सोच वाली व्यवस्था है। लेकिन आज भी हम लोग जाते हैं तो हमारे बहुत सारे जूनियर मिलते हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं, मतलब वो हमारे पैर छूते हैं, और हमारे जो सीनियर हैं हम उनके पैर छूते हैं। तो ये वहाँ पे रहा है सिस्टम। अब इसको कैसे देखते हैं भगवान जाने, लेकिन एक कनेक्ट तो है ही। अभी भी हमारे जो 10 साल पुराने सीनियर हैं, 5 साल पुराने, तो हम मिलते हैं तो बड़ा आत्मीयता से मिलते हैं। तो सीनियर जूनियर का एक कनेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है ही वहाँ पे। यस सर। तो यूनिवर्सिटी में 3 साल रहे वहाँ पे, फिर उसके बाद 19 से 22। यस सर। फिर तुमने शुरू कर दी प्रिपरेशन। यस सर। फिर उसके बाद वहीं अल्लाहपुर में रह के तैयारी करते थे? घर कहाँ है तुम्हारा? नहीं, मैं अल्लाहपुर में ही रहता हूँ अपने पिताजी के साथ। तो वहीं पानी की टंकी जो है, अल्लाहपुर काफी फेमस है। हमारे यहाँ शहर है, उसका जगह का नाम है अल्लाहपुर। उसका भी नाम बदलने के लिए भरद्वाजपुरम है सर, उसका नाम भरद्वाजपुरम बदल गया नाम। अच्छा, उसका नाम भरद्वाजपुरम हो गया है, या पहले उसका नाम अल्लाहपुर हुआ करता था? ठीक है। तो वहाँ पानी की टंकी के पास लाइब्रेरी है, तो घर से अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये उस शहर की बात हो रही है जिस शहर में जाने के लिए आज से 2 साल पहले देश का कोने कोने का आदमी पगला गया था कि वहाँ जाना है और वहाँ कुंभ में डुबकी लगाना है। तो बहुत सारे लोग जो कुंभ गए होंगे, दारागंज के पास से जो रास्ते जाते हैं उसी की पहले ही जगह पड़ती है अल्लाहपुर और क्या है, भरद्वाजपुरम। हाँ, तो फिर वहाँ पे कैसे क्या रहा? तो फिर सर लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाते थे, फिर 8 से 1 पढ़ना, फिर खाना खाने आना, फिर जाके 2 बजे से लाइब्रेरी में सोता भी मैं मस्त था। एक ये भी कारण था लाइब्रेरी जाने का। लाइब्रेरी में AC में जो शांति मिलती थी ना, एकदम 0 डिस्टर्बेंस आवाज़,
तो मैं सोने में बहुत मजा, अभी आधी लाइब्रेरी को शक हो रहा हो ये वही लड़का है जो सोता था यहाँ पंखा लगा के अपने सर पे। ये इसका सिलेक्शन कैसे हो गया? वो सर यूनिवर्सिटी वाले भी सोच रहे हैं कि वो लाल स्कूटी वाले का हो गया है क्या। हाँ। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार भाई मैसेज आ रहा है कि लाल स्कूटी वाले का सिलेक्शन हो तो गया। तुम बहुत ज्यादा पढ़ते थे या तुम बकैती भी करते थे, घूमते भी थे और हर सोशल भी रहते थे, या फिर एंटी सोशल होकर के सिर्फ पढ़ाई करते थे? नहीं सर, सोशल तो मैं बहुत हूँ। मेरे पिताजी मतलब अभी तो हो गया है, वरना कहते थे इसका जो है पहले टाइम में मैंने इंटरव्यू दिया था, कहे जब से इंटरव्यू दिया है तब से इसको रोज दावत मिलती है और ये कुछ करेगा कि नहीं इसमें संदेह है। लोग चढ़ा देंगे कि भैया इंटरव्यू दिए हैं, पूरे टाइम घूमता रहता है। पर सर ऐसा नहीं था, मतलब पढ़ता था, मुझे ये पता रहता था कि मुझे कितना करना है। कि ये चीज़ एक तो मतलब प्लानिंग बहुत अच्छी रहती थी कि पता था कि भाई इस दुनिया कुछ भी, जैसे अभी पूरा कोचिंग इंडस्ट्री माहौल बना के रख देती है कि ये पढ़ो, यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है, 2 क्वेश्चन फला नई नई किताबें आती रहती हैं यूपीएससी की। मैं ये मानता हूँ कि भाई पेपर भी जो है 25 मई को प्रीलिम्स के बाद शाम को मार्केट में है, तो उससे आपका कोई फायदा होना है। जो आज आपके पास रिसोर्स है वो सेलेक्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पकड़ो, सिलेबस पकड़ो और उन्हीं को एकदम मथते रहो, जिसको कहते हैं कि एकदम बार बार मांझ दो एकदम पढ़ के, और उसके बाद फिर आसान होता है। और इसीलिए सर एकदम वो था, बैलेंस था कि कितना पढ़ना है तो उतना पढ़ के फिर शाम को निकल जाते थे। फिर या मान लीजिए कि पहले जब बहुत पढ़ना होता था तो ऐसा हफ्ते में 1 दिन रखते थे और फिर जाके पहले पानी पूरी खाना है, फिर मोमोज खाना है, फिर देहाती रसगुल्ला भी अक्सर खा लेता था मैं। यार तुमसे बात करके पूरा एकदम शहर, हम अपना शहर घूम ले रहे हैं। ये आप इस पे आप आरोप लगा सकते हैं मेरे ऊपर क्योंकि मैं ज़्यादा रसले की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे शहर से है। बट अच्छा लगा ये जान के कि बहुत दिन बाद जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीते दिनों कुछ एक आध नाम आए थे, लेकिन अब नहीं सर, इस बार 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं। अच्छा। और आने वाले टाइम में ये नंबर और बढ़ेगा और जितना योगदान मेरे से भी बन पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो वही मैं जो बता रहा था प्रीलिम्स क्लियर वाले को मैं ऐसे देख रहा था, तो अब क्योंकि हमारे बीच का लड़का हो रहा है तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा जो हमारे जूनियर्स हैं, और कहीं ना कहीं जो भी सपोर्ट होगा वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें और आगे भी ये चलता ही रहेगा। तो आप जरूरी नहीं कि कोचिंग के बैठ करके मैं तो भाई एक बार गया किसी कोचिंग में देखा और से निकल रहा तो सैकड़ों संख्या में बच्चे निकल रहे थे। मैं देख के दहशत में आ गया कि भाई भगवान, हमने दूसरी विधा चुन ली नहीं थी, इसमें तो कभी नहीं होता सिलेक्शन। इतने या मोटे मोटे चश्मा लगा घूम रहे हैं लड़के जो है, वो पढ़ते भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल सर, पढ़ते होंगे। मैं तो आज तक चश्मा अभी लगा नहीं रहा हूँ। ठीक, ये अच्छा है, तुम्हारी आई साइड मजबूत है। लेकिन एक बात बताओ कि जैसे अब मतलब ये जैसे मैंने बात की थी जो रैंक 1 है अनुज अग्निहोत्री, उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी ऑनलाइन ही कोचिंग की थी घर पे रह के। तो अब ये ज़रूरी नहीं हो गया कि आप राजेंद्र नगर आओ, करोल बाग आओ या फिर मुखर्जी नगर आओ तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब ये हो गया है ऑनलाइन व्यवस्था आने के बाद। बिल्कुल सर, मतलब मैंने तो जब चूज़ किया था तब ऑनलाइन का बहुत कम प्रचलन था, पर वो बाबा का मेरे मतलब पैसा था तो वो एकदम वो था कि ईमानदारी का पैसा था, एकदम नवा उसका जो है एकदम तर गया। तो उसमें ये था कि कोचिंग ले ली, उसके बाद सर बस एक डेडिकेशन की जरूरत होती है। और जो भी भाई तैयारी कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि आपको एग्जाम जितना जल्दी पढ़ना, आपको एग्जाम आपको निकालना है तो जितना जल्दी पढ़ के निकाल लोगे उतना अच्छा फुर्सत रहोगे। वरना फिर लेके बैठे हैं, रोज पढ़ना भी है, डिप्रेशन भी होने लगता है। तो आप ऐसे मान के चलो कि पढ़ना जल्दी है और ज्यादा पढ़ना। और ये बताओ, इससे पिछली बार तो तुम इंटरव्यू तक गए और इस बार तुमने क्रैक भी कर लिया, रैंक तुम्हारी जो है 787 आई। तो इसके आगे के सवाल मैं बाद पूछूंगा, पर ऐसा क्या डिफरेंट किया तुमने कि पिछली बार इंटरव्यू तक गए नहीं सेलेक्ट हुए और इस बार हो गए? सर सच बताऊं तो कुछ डिफरेंट नहीं किया, इनफैक्ट और डिग्रेड ही हो गई थी प्रिपरेशन। क्योंकि पिछली बार का मतलब ऐसा था मेरे साथ कि मेरे पिताजी को आज भी अफसोस है, पिछली बार अगर निकला होता तो मैं यंगेस्ट ऑफिसर होता पूरे देश का। अच्छा। क्योंकि मेरी मतलब इससे पहले जो अंसर शेख है उनके पास रिकॉर्ड है 3 जून का, मेरी एज पिछले साल 3 जुलाई थी। तो मेरे को लगा था कि निकल ही जाएगा और नहीं हुआ सिलेक्शन। कितनी उम्र है अभी? मेरी अभी सर इस साल 3 जुलाई को 23 साल हो जाऊंगा। अरे वाह। तो दिव्या का भी तो बहुत कम उम्र में निकला था, दिव्या तंवर। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो अभी भी अंसर शेख सर के पास है। अच्छा जी। वो कितनी उम्र में निकाल लिया था उन्होंने? वो जिस साल एग्जाम दे रहे थे उस साल उनकी एज 3 जून थी। यूपीएससी कट ऑफ डेट लेता है, जैसे 1 अगस्त को जिस साल आप दे रहे हो एग्जाम, उस साल 1 अगस्त को आपको 21 साल होना चाहिए। अच्छा जी। तो मैंने पापा मेरे जब फोन करते थे ना सबको पहला प्रीलिम्स दूंगा, मेरे पापा थोड़ा वो भी बता भी देते हैं, आसपास माहौल टाइट करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ आदमी माहौली भी है तो ना। जो है पहले बताया कहे प्रखर का भी जो है 21 साल में 2 दिन, 1 जुलाई को रिजल्ट आया था, 21 साल में 2 दिन कम है और प्रीलिम्स निकल गया आईएएस का, ऐसा कर दिए थे। पूरा भौकाल तान दिए थे। और फिर उसके बाद नहीं हुआ तो बहुत अफसोस भी हुआ उनको भी और मुझे भी। मतलब पहली बार मैंने वो फेस किया जिंदगी में कि किताब कैसे सामने खुली है और आप एकदम ब्लैंक हैं
और साल भर लग रहा था कि यार इंटरव्यू में इतना नंबर और दे दिया होता। तो वो कहीं ना कहीं इस बार तो मुझे पूरे अटेम्प्ट में ही फील भी नहीं आया कि जब मैं प्रीलिम्स का सेंटर पे देने पहुंचा तो मुझे लगा आज प्रीलिम्स है। सेम मेंस में मैं इंटरव्यू में एक जगह बता भी रहा था कि सर जब ये कोट पहन रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू देना है। तो बहुत निराशा थी, लेकिन ये था कि करते रहे, कम से कम तैयारी अगर इम्प्रूव नहीं हुई बहुत ज़्यादा तो डिग्रेड भी नहीं हुई, एक पथ पे चलते रहे। और ये तैयारी सर ऐसी ही है कि क्यूमुलेटिव एफर्ट्स हैं, वो जो पिछले साल मैंने किया था वो शायद इस साल उसका रिवॉर्ड मिला। तो कुछ किस्मत भी काम करती है? बिल्कुल सर, किस्मत का बिल्कुल रोल है इस तैयारी में, और भगवान का भी बहुत रोल है। मेरी भी भगवान के प्रति बहुत आस्था है बजरंगबली में, तो उनकी कृपा रही है इसमें सर। एक बात बताओ, जैसे पिछली बार इंटरव्यू में कितने नंबर मिले थे? सर पिछली बार 140 नंबर मिले और थे। इस बार 165। तो डिफरेंट क्या किया? सर डिफरेंट तो कुछ खास नहीं था, मतलब कभी कभी बोर्ड भी वेरी करता है और दिन होता है सर इंटरव्यू में। जैसे पिछली बार मेरे से थोड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं थोड़ा कम बता पाया, और इस बार थोड़ा पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे तो मैं बताया। हालांकि अभी और इम्प्रूवमेंट संभावना थी इंटरव्यू में, पर इतना ही इम्प्रूवमेंट हो पाया। एक बार बताओ, इधर भी बड़ा सोशल मीडिया पे ये भी चला हुआ है कि इंटरव्यू में बड़ा बायस्ड होता है। इंटरव्यू में अब जैसे आरोप लग रहे हैं कि कास्ट देख करके नंबर दिए जाते हैं। खैर यूपीएससी इन सबसे इनकार करता है। आपका चूंकि 165 नंबर ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको क्या लगता है कि प्रखर को इंटरव्यू में कुछ होता है या फिर जो प्रक्रिया है वो सही है? सर वैसे तो फेयर ही प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दिन होता है। जैसे आप एक हर दिन कैंडिडेट अलग, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग से कुछ और निकल रहा है, मैं अभी आपसे 2 घंटे बाद बात करूंगा तो कुछ और निकलता है। तो जनरली कोशिश करते हैं फेयर है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट अब किसी का डैफ पे ज़्यादा पूछ लिया तो उसमें स्ट्रांग है तो उसका इंटरव्यू अच्छा निकल गया। पिछली साल मेरे से डैफ विहीन था, मतलब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, तो खराब निकला था। इस बार डैफ था, इसके अलावा कुछ करंट के मुद्दे थे। क्या तो डैफ क्या होता है? डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी हॉबी, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब सारा कुछ लिखा होता है, तो उससे संबंधित होता है। इसके अलावा सर एक तो वो भी होता है कि जैसे एक बोर्ड के अलावा 4 मतलब सदस्य और होते हैं जो मतलब ऐसे रोज रोज बदलते रहते हैं, शायद एक हफ्ता, मतलब मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है उसकी। तो उनके ऊपर भी होता है कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो चेयरमैन को कैसे इनपुट्स दे रहे हैं, तब उसके बेसिस पे नंबर मिलता है। और सर किस्मत का रोल होता है इंटरव्यू में, जैसी आपकी किस्मत होगी वैसा नंबर मिलेगा। और कहते हैं जो ललाट पे अलॉट होता है वही मिलता है। तो बात है, जो ललाट पे अलॉट होगा वही सर, ये मिलता वो है। अनूप सर का ही डायलॉग है जो मेरे को मोटिवेशन देते थे जब भी मैं कहता था कि सर होगा कि नहीं होगा। कह रहे देखो जो ललाट पे अलॉट है वो मिल के रहेगा। ललाट मतलब इसको बोलते हैं, और इस पे जो अलॉट है वो इनका कहना है कि मिल के रहेगा। तो आपकी जैसे रैंक आपकी तो जो है 700 के है, तो आपको आईएएस और आईपीएस तो शायद ही मिले, आपको रेलवे या इस तरह की सर्विस। तो आप अगली बार फिर ट्राई करोगे? यस सर, एक अटेम्प्ट आपका सही? एक अटेम्प्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे अभी तक लगा है कि मैंने अपना पूरा प्रयास जो एक अंदर से होता है, उसके पीछे मेरे कुछ पारिवारिक कारण रहे। मेरे पिताजी की तबीयत इन दिनों मतलब काफ़ी ख़राब रह रही थी, तो मेरा टाइम वहाँ भी जा रहा था। तो अब क्योंकि सिलेक्शन हो गया है तो मैं वो और अच्छे से किसी से मैनेज करा सकता हूँ। तो अब एक बार मैं चाहता हूँ कि फुल मतलब तैयारी के साथ मैं एक बार ही अटेम्प्ट दूँ, और फिर अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, ललाट पे जो अलॉट है वो मिलेगा, और यही मानता हूँ मैं। तो अभी लवासना जाओगे ट्रेनिंग के लिए? नहीं सर, मैं ये वाला अगर अटेम्प्ट दूंगा तो स्किप करना पड़ेगा मुझे। लवासना स्किप करोगे? जी सर। और वो फिर अपना अगली हाँ, बार स्पेशल फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें हो जाता है सर। हाँ। लेकिन अब तो यार गुरु भौकाल थन गया होगा तुम्हारा पूरे शहर में, पूरे जिले बिल्कुल भर सर, में। गाँव में तो काफी भौकाल है। और मेरे पिताजी का भी आज भी पिताजी का फोन आया अब तो था। पिताजी एकदम चौड़े से घूम रहे होंगे। पिताजी मतलब तगड़ी पर्सनैलिटी है। मेरे दोस्त जो है थोड़ा डरते रहते हैं कि पापा से मिलना है, तो अभी जो है आज फोन किए तो बोले तुम कहाँ हो? मैं दिल्ली में। कह रहे हैं अब बस घूमोगे, यहाँ पे आओ, तुम्हारे लिए इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। सुबह से शाम तक लगातार पिताजी भी इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ। और एकदम पिछली बार उनको इसका अफसोस नहीं था कि सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका अफसोस हो रहा था मीडिया घर पे नहीं आ रही है। अरे बाप रे और इस बार बाप। जो है मतलब भर भर के मीडिया घर पे, उधर साइड तो बहुत ही लोग अलग अलग पत्रकार वगैरह, तो काफी खुश हैं पिताजी। मतलब उनका तो एकदम, और मैं गाँव से पहला आदमी हूँ अपने जो आईएएस निकाला है। और इसमें भी मेरे बाबा जी का योगदान रहा है। एक ज्योतिषी आया था 2 साल पहले, तो उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बाबा बता रहे थे कि बोला कि सबसे ऊंची पोस्ट पे जाएंगे, और बाबा ने तुरंत उसको 500 रुपया पकड़ाया। और उसके बाद तब अब ज्योतिषी भी सार्थक हो गया। ज्योतिष में मानते हो क्या? मेरे बाबा खुद एक ज्योतिषी भी थे। अच्छा। हाँ, तो ग्रह नक्षत्र वगैरह होता है, हालांकि भगवान की कृपा उससे भी ज्यादा होती है। और मैं बीच बीच में थोड़ा शक भी करता था, थोड़ा मानता हूँ थोड़ा शक करता हूँ, सबका सर यही होता है। वो तो करना चाहिए, रैशनैलिटी बनी होनी चाहिए ना किसी भी चीज में। आप अंध भरोसा या
वो नहीं कर सकते ना। अपने यहाँ सर, मेरे यहाँ कहावत है कि ये जो हाथ होता है इसकी एक रेखा जो ये होती है, ये क्रॉस करती है तो सरकारी नौकरी लगती है। अरे यार, तो मैं ये देखता रहता था कि ये क्रॉस कर रही है कि नहीं, तो ये यहाँ मेरे बगल में कुछ क्रॉस किया है। हाँ। तो मैं सोचता था ये यही है कि ये घूम के क्रॉस यार किया ये बताओ, जब मैं तो इसको इसलिए चैलेंज करता हूँ कि जब ये रेखाएं हाथ में आनी शुरू हुई होंगी तब तो कोई सरकारी नौकरी नहीं रही होगी। ये सर, तो मैं मतलब इस बात को लेकर के तो बड़ा वो हो जाता हूँ, नहीं यार ये कैसे होगा, मैं क्रॉस हो ना हो। और जब हाथ मनुष्य के हाथ में रेखाएं आना शुरू हुई तो जो है मुगल काल में कौन सी सरकारी नौकरी थी? शायद सर धन धान्य से होता रहा होगा। बाकी मुगल की सरकारी नौकरी थी, मतलब जमींदारी हम कह रहे हैं कि उससे पहले हूणों की, जो जब हूणों का शासन था या उससे पहले मानव सभ्यता बहुत पहले की है ना, तो तब कौन सी सरकारी नौकरी थी? जब जो है आदि मानव थे, जब भाला फेंक के खा रहे थे। वो शायद सर इस पे बेस्ड रहा होगा कि किसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, क्या पता, या कौन जनता के प्रति, दोनों ही पहलू हैं इसके, ज्यादा सुविधाओं वाला भी है और कौन ज्यादा अच्छा कब सेवा वापस जा करता है। कर रहे हो? सर कल जा रहा हूँ सर। टिकट विकट हो गया? यस सर। अब भैया इनका जरा चौड़े स्वागत किया जाए, क्योंकि ये जो है हमारे शहर के इस समय एकदम, इनका पिताजी अलग अद्भुत चल रहे हैं, उनको लेकर आओ पिताजी को। बिल्कुल सर, आएंगे वो, मतलब एम्स में दिखाना है अगले हफ्ते मुझे पापा अच्छा। को। वो दिखाए थे पिछली बारी, तो वहीं फॉलो अप है, तो उनको दिखाने लेके आऊँगा अगले हफ्ते दिल्ली में। चलो अच्छा है यार, मतलब ये जान के खुशी मिली। और तुम्हारे स्वागत के लिए बैंड वैंड बना है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे जो ग्राम प्रधान हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, जिसे इतना भौकाल क्यों होता है यूपीएससी वालों का? लोग यही बार बार पूछते हैं कि इतना क्यों ऑब्सेशन है यूपीएससी का? एक एग्जाम ही तो है, एक अधिकारी ही तो बन रहे हैं। सर इसके दो चीज़ें हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से अगर मेरा अनुभव, बहुत सारे लोग फ़ोन करके अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं जब रिजल्ट की भी मैं कहानी बताता हूँ, उसमें भी एक्चुअली जब मैं बचपन से ही, जब मेरा रिजल्ट आना होता था, तो मेरे बाबा जो क्या है कि वो, मैं उनके साथ रहता था बचपन में, तो वो मिठाई लेके आ जाते थे सुबह कि आज इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इस बार भी सर, मतलब पिछली बार मैं ये नहीं कर पाया था। पिछली बार मैं सोचा था कि रिजल्ट आएगा तो मिठाई खरीद के लाके बंटवा दूंगा, तो रिजल्ट आया तो हुआ नहीं। तो इस बार मेरे को वो बात याद आई बाबा वाली। तो मैं क्या किया कि मैं गाँव में था उस टाइम। मेरे पापा का इस बार अलग वो था इंट्यूशन कि शायद हो जाएगा, तो इसलिए 28 तारीख को हम गांव चले गए थे कि गांव में होगा। गाँव कहाँ है तुम्हारा? गांव बस्ती में है, हरैया में। अच्छा। हाँ, तो वो और रहते लंबे वक्त से प्रयागराज? हाँ, लंबे वक्त से 2009 से मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ। तो वो चले गए थे गाँव पे। तो उस दिन रिजल्ट वाले दिन मैं जो है, अब गाँव में अगर मिठाई लेके घर पे पहले से आ जाता तो वो पापा कहते कि मिठाई लाओ, उसका मतलब हो गया। और अगर नहीं होता तो बहुत बुरा लगता कि मिठाई आ गई। तो मैंने कहा कि आस्था भी है, तो मैं वहाँ पे क्या किया कि 100 ग्राम पेड़ा खरीदा 30 रुपए का, ठीक है, और उसको अपने जेब में रखा और शांति से आके मंदिर पे बैठ गया मैं 1 बजे के आसपास कि रिजल्ट अगर आया तो यहाँ बजरंगबली, मेरे पापा ने स्थापना भी कराई है बजरंगबली की गाँव वाले मंदिर में, तो वो लेके बैठा था कि मैं रिजल्ट आएगा तो मैं चढ़ा के तब घर जाऊँगा। और फिर सर रिजल्ट आया तो पहले मैंने फ़ोन का PDF में, अक्सर जब रिजल्ट आता तो पहले PDF ही भगवान के चरण में फ़ोन सहित अर्पित करता हूँ। उसके बाद प्रसाद अर्पित किया, फिर घर पहुंचा। तो अब गांव वाले कह रहे हैं वो जो बजरंगबली के लिए पेड़ा लेके आए थे ना गुरु, काम कर गया है वो। गजब यार, तुम्हारी कहानी बहुत मजेदार है। ये जो है तुम्हारा अपना, देखो आस्था अपनी होती है और अपना टोटका भी होता है। कि तुमको याद आए कि जो है बाबा हमारे मिठाई ले आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा भी नहीं लाए कि ज्यादा लाए ना हो जाएगी तो दिक्कत है। पता लगा जो है चुनाव वाला मामला हो गया कि नतीजे से पहले लड्डू बनवा लिए, फिर चुनाव हार गए। बहुत बधाई यार, मजेदार आदमी हो तुम। जो है बढ़िया काम करना जीवन में, यस सर, ईमानदारी से करना। बिल्कुल। और देखो, जब छोटे भाई जैसे हो, मैं तो बड़े भाई के नाते बस यही कहूंगा कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो पूरा शहर तुम पे गर्व कर रहा है। बिल्कुल। पूरा तुम्हारा गांव तुम पे गर्व कर रहा है, 2-2 जिले या फिर पूरे इलाके के लोग गर्व कर रहे हैं। तो उसमें उनको तो कुछ मिलना नहीं है, बिल्कुल सर। ना तुम्हारी तनख्वाह उनको मिलेगी, ना कुछ। उनको ये कि हमारे बीच का लड़का कोई सेलेक्ट हुआ है तो वो आगे चल के हमारे लिए काम। बिल्कुल। ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो ग्रेट करप्शन भी लेकर आता बिल्कुल, है ना। हमने देखा है बिल्कुल कि भाई बहुत सारे जो रैंक 1 होल्डर हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे। बिल्कुल सर। अनिल स्वरूप के जो रैंक 1 थे, बैचमेट थे प्रदीप, उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था भ्रष्टाचार का। तो इससे अपने को भी बचना है भाई। मतलब जब अधिकारी बन जाओगे, सिस्टम में आ जाओगे, तो लोगों के लिए काम करना दोस्त। बिल्कुल सर। मेरे पिताजी और मेरे चाचा भी हैं, वो इन दोनों लोग का हमेशा से यही रहा है, कहते हैं तुम नौकरी पा जाओ, हमको उसी से खुशी है, पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। और सच बताऊं तो मतलब नौकरी के पीछे एक और मोटिवेशन था मेरा कि हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा पापा के लिए। तो जो है मतलब अभी दिमाग में बस यही चल रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तनख्वाह है, बहुत है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और सही बता रहा हूँ मैं, कहीं कितने भाई बहन हो? सर मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है, मैं अकेला भाई हूँ। और मम्मी?
मम्मी है घर पे, पापा तो मम्मी। मम्मी का तो तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो, उनका कोई योगदान नहीं क्या? नहीं, मम्मी का योगदान है असल में सर। ऐसा था मम्मी कि तुमको जाओ खाना नहीं देंगे बेटा कि पापा पापा करके आ गए। एक्चुअली सर ऐसा है कि मेरी मतलब मेरे बाबा दादी रहते थे पहले गांव में, तो बाबा की डेथ हो गई, तो मेरी मम्मी मेरे दादी को संभालती हैं गांव में ज़्यादातर टाइम, और मैं मेरे पिताजी के साथ इलाहाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब ज़्यादातर टाइम पापा के साथ ज़्यादा हो जाता है, पर मम्मी बहुत खुश हैं, मतलब एकदम। आजकल तो वो भी इंटरव्यू दे रही हैं। हाँ, वाह भाई वाह। चलो अच्छा है, ये एक सफलता मिलती है जब इस तरीके से, तो पूरा परिवार गौरवान्वित होता है, पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होता है। और चूंकि पढ़ाई की है तुमने इलाहाबाद से प्रयागराज से, तो और लड़कों को भी मोटिवेट करो, वो भी अपना जीवन में अच्छा करो। और जरूरी नहीं कि जो सफल हो जाए यूपीएससी में वही सफल है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग जो नहीं भी सफल होते, ऐसा नहीं उनकी मेधा कम होती है बिल्कुल। या पढ़ाई नहीं होती, कई बार लक फैक्टर होता है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, काम नहीं करता है। definitely। हो सकता है तुम्हारे साथ का कोई लड़का तैयारी करता हो, तुमसे पढ़ने में तेज हो, उसका ना हो, बिल्कुल सर। है ना, ऐसा भी होता है। Yes, sir। तो वो लोग भी जीवन में अच्छा ही करेंगे, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है। सर मेरे साथ भी यही हुआ है सर। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि पिछले अटेम्प्ट में जो पढ़ाई की थी वो इस अटेम्प्ट काम आई है, और अगर इस बार भी नहीं होता तो वो अगले अटेम्प्ट काम आती। कहीं भी वेस्ट नहीं जाती वो, और कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ता है पढ़ाई करने से। और मतलब उससे ये होता है कि आप खुद को ये मानते हो कि मुझे ये चीज़ें पता है, कॉन्फिडेंस आता है कि कोई रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है, उसके बारे में पता है, आप किसी को कुछ बता सकते हो। सहजता भी लेके आती है पढ़ाई करने पे, विनम्रता भी आती है कि लगता है हाँ इतना कुछ तो है पढ़ने को। और बहुत सारे वो फिलोसफर का वो भी है कि आई नो दैट आई नो नथिंग। तो उस टाइप की जो चीज़ होती है वो पढ़ाई के साथ आती है, और बहुत एक चरित्र निर्माण है। शिक्षा का जो पहला उद्देश्य है चरित्र निर्माण ही है, और मैं इसे मानता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट, प्रखर से हमने कम समय में बातें की, इनकी ट्रेन भी, इनको जाना भी है, तो आपको होप ये बात अच्छी लगी होगी। और आप अगर प्रयागराज के, इलाहाबाद के हैं, तब तो आपको और मज़ा आया होगा, बस्ती से हैं तो आपको भी मज़ा आया होगा, और कहीं से भी हैं देश में, तो प्रखर की बातों में एक इंस्पिरेशन है, और हल्के फुल्के अंदाज में वो बहुत बड़ी बातें कह जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई की है, वो तजुर्बा है, वो अनुभव है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी, वो भी प्रयागराज से हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।